भारत की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी और विकास जो आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ है हजारों साल पुरानी विरासत जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो चलिए आज इसी संगम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आज की कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं जो हमें भारत की पूरी तस्वीर समझने में मदद करेंगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी की बात नहीं है। असल कहानी तो ये है कि भारत का भविष्य अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से कैसे ताकत ले रहा है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भविष्य की योजनाओं को, फिर राष्ट्र की सुरक्षा पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात होगी कि तरक्की और पर्यावरण में बैलेंस कैसे बनाया जाए, और आखिर में हम भारत की प्राचीन विरासत की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। बात करते हैं उन योजनाओं की जो भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही हैं। जरा सोचिए, भारत के गांव में अब महिलाएं खेतों में ड्रोन उड़ा रही हैं। जी हाँ, ये कमाल है ड्रोन दीदी योजना का। इसके तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जा रही है। वो फिर इन ड्रोन्स को किसानों को किराए पर दे सकती हैं। मतलब जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुकती, इसका आर्थिक असर भी जबरदस्त है। हर ग्रुप को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होने की उम्मीद है। ये ग्रामीण भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले 15,000 ग्रुप्स को चुना जाता है। फिर उनके सदस्यों को 15 दिन की पूरी ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद ड्रोन्स खेती के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसमें फर्टिलाइजर कंपनियां भी अपना रोल निभा रही हैं। वो नैनो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही हैं। तो कुल मिलाकर ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीजों की जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। क्रिटिकल मिनरल्स। भारत में पहली बार लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक्स की नीलामी हो रही है। और ये हैं क्या? अरे भाई, ये वही चीजें हैं जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज को पावर देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्र रक्षा की, और देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत क्या-क्या कोशिशें कर रहा है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। 23 गुना। पिछले दशक में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 23 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बड़ा सबूत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लक्ष्य और भी बड़ा है। 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट। हालांकि एक बात और ध्यान में रखनी होगी, अभी भी ग्लोबल आर्म्स मार्केट में भारत का हिस्सा 0.2% से भी कम है। मतलब आगे बढ़ने का स्कोप बहुत ज्यादा है। पर हाँ, इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहली चुनौती तो ये है कि भारत में डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा और अकेला खरीदार हमारी आर्म्ड फोर्सेज ही हैं। इससे मार्केट थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। दूसरी बात, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के बीच वो तालमेल अभी भी नहीं बन पाया है। प्राइवेट सेक्टर का योगदान अभी भी काफी कम है। तो हमारा अगला पड़ाव एक बहुत ही जरूरी सवाल पर टिका है, विकास और पर्यावरण के बीच का नाजुक बैलेंस। सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी तरक्की ला सकती है बिना हमारी प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए। चलिए एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर है बिल्कुल असली। नाम है क्लाइमेट इंजीनियरिंग। मतलब पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में बड़े पैमाने पर जानबूझकर बदलाव करना ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। है ना थोड़ा अजीब? इसीलिए यूनेस्को ने भी हाल ही में इसके नैतिक खतरों को लेकर चेतावनी दी है। तो एक तरफ तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग जैसे बड़े और विवादित आइडिया हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में अपनी लोकल समस्याओं के लिए जमीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी से जुड़े सॉल्यूशंस भी खोजे जा रहे हैं, खासकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गजराज सिस्टम। ये एक AI बेस्ड सिस्टम है जो रेलवे ट्रैक्स के साथ बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई हाथी ट्रैक के पास से गुजरता है, केबल में हल्की सी वाइब्रेशन होती है, और बस सिस्टम फौरन ट्रेन के पायलट को अलर्ट भेज देता है। ये लिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी कीमती प्राकृतिक विरासत को बचाने में मदद कर सकती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। अब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकलकर भारत की प्राचीन विरासत की तरफ चलेंगे। बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की। तो देखिए,
बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध के जीवन से। 5603 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने सच की तलाश में अपना घर-बार छोड़ दिया। 35 साल की उम्र में बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला और आखिर में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध के जीवन के हर बड़े पड़ाव को एक खास सिंबल से जोड़ा गया है। जैसे जन्म का प्रतीक है कमल का फूल, तो घर छोड़ने का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, पहले उपदेश का धर्मचक्र और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। अच्छा, बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखने के लिए 4 बड़ी बौद्ध परिषदें यानी काउंसिल्स हुईं। पहली काउंसिल में तो उनकी जो मूल शिक्षाएं थीं उन्हें इकट्ठा किया गया, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता विचारों में कुछ मतभेद आए और दूसरी और चौथी काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म अलग-अलग शाखाओं में बंट गया, जैसे हीनयान और महायान। तो ड्रोन से लेकर धर्मचक्र तक हमने एक लंबा सफर तय किया और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि जैसे जैसे भारत विकास की तेज रफ्तार पकड़ रहा है, वो अपनी विरासत के ज्ञान को, अपनी जड़ों को एक गाइड की तरह कैसे जिंदा रख सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।